नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर की लड़ाई कई दशक तक चली एंड रिजल्टिंग इन एंटी कम्युनिस्ट और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण दोनों सुपर पावर न्यूक्लियर डिजास्टर के कगार पर पहुंच गए। कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सहित वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के बीच कंपटीशन और टकराव से भरपूर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस का पीरियड था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मन के खिलाफ एलायंस बनाकर एक साथ फाइट किए थे। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के रिलेशंस कभी भी फ्रेंडली नहीं थे, पर अमेरिका लंबे समय से सोवियत कम्युनिज्म और रशियन लीडर जोसेफ स्टालिन के अत्याचारी शासन से सावधान थे, क्योंकि सोवियत यूनियन ने अमेरिका को इंटरनेशनल कम्युनिटी में लीडिंग रोल देने से इनकार कर दिया। साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की लेट एंट्री पर भी नाराजगी जताई, जिसमें लाखों रशियंस मारे गए थे। इस तरह के कंप्लेंट्स आपसी अविश्वास और आपस में दुश्मनी की भावना में बदल गई, जो कभी भी ओपन वॉरफेयर में डेवलप नहीं हुई, और इसी तरह कोल्ड वॉर शुरू हुई। तो क्या है कोल्ड वॉर के एक्चुअल रीजन? क्या ये वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा डेंजरस था? क्या है इसकी इतिहास? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ईस्टर्न यूरोप में सोवियत एक्सपेंशन ने पूरे दुनिया को कंट्रोल करने की रशियन प्लान के बारे में कई अमेरिकन के मन में डर पैदा कर दिया, और ठीक यही टाइम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएस ऑफिशियल्स के आक्रामक बयानबाजी, आर्म्स बिल्टअप और इंटरनेशनल रिलेशन के प्रति स्ट्रिक्ट अप्रोच से नाराज होने लगी। तो ऐसे दुश्मन भरा माहौल में कोल्ड वॉर के लिए क्या कोई भी एक पार्टी पूरी तरह से दोषी नहीं थी? आइए जानते हैं। बाय द टाइम वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, ज्यादातर अमेरिकन ऑफिशियल्स इस बात पर एग्री थे कि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में सबसे अच्छा डिफेंस थी कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी। डिप्लोमेट जॉर्ज कैनन अपनी फेमस लॉन्ग टेलीग्राम में पॉलिसीज का एक्सप्लेन करते हुए लिखा, सोवियत यूनियन एक पॉलिटिकल फोर्स थी जो इस विश्वास के प्रति कट्टर रूप से कमिटेड थी कि अमेरिका के साथ कोई परमानेंट समझौता नहीं हो सकता है। उन्होंने 1947 में कांग्रेस के सामने ये घोषणा किया कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी होनी चाहिए और उन इंडिपेंडेंट लोगों को सपोर्ट करना होगा जो बाहरी दबाव द्वारा इसका विरोध कर रहे हैं। और इस तरह की सोच अगले 4 दशकों के लिए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आकार देगी। कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी ने यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिक हथियार बनाने का सोर्स बना। साल 1950 में NSC 68 के नाम से जाना जाने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक रिपोर्ट में ट्रूमैन की रिकमेंडेशन को दोहराया गया था कि देश में जहां कहीं भी कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म हो रहा हो, उसे रोकने के लिए मिलिट्री फोर्स का यूज करे। और रिपोर्ट के हिसाब से इसके कारण मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 4 गुना बढ़ोतरी किया गया था। इन पर्टिकुलर अमेरिकन ऑफिशियल्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने वाले एटॉमिक वेपन्स के डेवलपमेंट को एनकरेज किया, और इसी प्रकार एक घातक हथियार की दौड़ शुरू हुई। साल 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना खुद के एटम बम का टेस्टिंग किया। इन रेस्पॉन्स प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने अनाउंस की कि यूनाइटेड स्टेट अभी और ज्यादा विनाशकारी न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, हाइड्रोजन बम या सुपर बम, और जोसेफ स्टालिन ने भी यही पैटर्न फॉलो किया। एज ए रिजल्ट कोल्ड वॉर का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया। मार्शल आइलैंड्स के एनाबेटिक एटॉल में फर्स्ट हाइड्रोजन बम के टेस्टिंग से पता चला कि न्यूक्लियर आगे कितना भयानक हो सकता है। इसने 25 स्क्वायर माइल का एक फायरबॉल बनाया, जिसने एक आइलैंड को वेपोराइज कर दिया, समुद्र के तल में एक बड़ा छेद कर दिया, और मैनहट्टन के आधे हिस्से को डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत रखता था। अमेरिकन और सोवियत यूनियन के टेस्टिंग की वजह से एटमॉस्फेयर में चारों तरफ रेडियो एक्टिव वेस्ट फैल गया था। हमेशा न्यूक्लियर डिजास्टर की मौजूद खतरे का अमेरिकन डोमेस्टिक लाइफ पर भी गहरा इंपैक्ट पड़ा। लोगों ने अपने घर की बेसमेंट और बैकयार्ड में बम शेल्टर्स बनाए। उन्होंने स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस में अटैक ड्रिल्स प्रैक्टिस किया। साल 1950 और 1960s के दशक में पॉपुलर फिल्म्स काफी तेजी से आने लगा, जिन्होंने न्यूक्लियर डिवास्टेशन और म्यूटेंट क्रिएचर्स के फिल्म देखने वाले को काफी डरा दिया। इस तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन ने भी कोल्ड वॉर कंपटीशन के लिए एक और ड्रामेटिक एरेना के रूप में काम किया। On 4 अक्टूबर 1957 सोवियत यूनियन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल स्पुतनिक लॉन्च किया। ये अर्थ का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट और अर्थ ऑर्बिट पर प्लेस होने वाली फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट थी। स्पुतनिक का लॉन्च ज्यादातर अमेरिकन के लिए सरप्राइज था। इन 1958 अमेरिकन ने अपनी खुद की सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया, जिसे रॉकेट साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्राउन के डायरेक्शन में यूएस आर्मी द्वारा डिजाइन किया गया था, जो स्पेस रेस के रूप में जाना जाने लगा। उसी साल प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर ने नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा बनाने के लिए एक पब्लिक ऑर्डर साइन किए, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए डेडिकेटेड एक फेडरल एजेंसी है।
साथ ही स्पेस की मिलिट्री पोटेंशियल का एक्सप्लॉइट करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम भी चलाए जा रहे थे। फिर भी सोवियत यूनियन एक कदम आगे था। उन्होंने एस्ट्रोनॉट यूरी गैगारिन को अप्रैल 1961 में स्पेस में भेजा और वो स्पेस में जाने वाले पहले इंसान थे। इसे देखते हुए ठीक एक महीने बाद यानी मई 1961 को यूनाइटेड स्टेट्स भी अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया और एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड स्पेस में ट्रैवल करने वाले दूसरे और पहले अमेरिकन थे। उस वक्त प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दावा किया कि अमेरिका इस दशक के एंड तक चंद्रमा पर अपना एक एस्ट्रोनॉट को उतार देगा। उनकी प्रिडिक्शन सच हुई जब 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने और इसके बाद इफेक्टिवली अमेरिकन स्पेस रेस में आगे बढ़ गए। उस एस्ट्रोनॉट को अल्टीमेट अमेरिकन हीरोज के रूप में देखा जाने लगा, बदले में सोवियत को अल्टीमेट विलेन के रूप में पिक्चराइज किया गया, जिन्होंने अमेरिका से आगे निकलने और कम्युनिस्ट सिस्टम की पावर को प्रूव करने की कंटिन्यूस एफर्ट लगा रहे थे। दरअसल 1947 की शुरुआत में द हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी यानी HUSC ने कोल्ड वॉर को दूसरे तरीके से लाया। कमेटी ने यह दिखाने के लिए हियरिंग्स की एक सीरीज शुरू की कि यूनाइटेड स्टेट कम्युनिस्ट को खत्म करने के लिए अच्छी तरह से प्लान कर रही थी। हॉलीवुड में HUSC ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों लोगों को वामपंथी पॉलिटिकल मान्यताओं को त्यागने और एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। 500 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे ब्लैकलिस्टेड हो गए। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स के साथ और भी कई सारे लोग एक दशक से भी ज्यादा समय तक काम नहीं कर पा रहे थे। HUSC ने स्टेट डिपार्टमेंट वर्कर्स पर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में शामिल होने का आरोप भी लगाया। जल्दी दूसरे एंटी कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन, खासकर सेनेटर जोसेफ मकार्थी ने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए फेडरल गवर्नमेंट में काम करने वाले किसी भी पर्सन को यह सब में इंक्लूड कर दिया। हजारों फेडरल एम्प्लॉयज की इन्वेस्टिगेशन की गई, उन्हें निकाल दिया गया और यहाँ तक कि उन पर मुकदमा भी चलाया गया। जैसे ये एंटी कम्युनिस्ट बातें 1950s के दशक में चारों तरफ फैल गई, लिबरल कॉलेज की प्रोफेसर्स ने अपनी नौकरियां खो दी, लोगों को अपने कलीग्स के खिलाफ गवाही देने को कहा गया और वफादारी की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया। जून 1950 में कोल्ड वॉर की पहली मिलिट्री एक्शन तब शुरू हुई जब सोवियत के सपोर्ट में नॉर्थ कोरिया की पीपल्स आर्मी ने साउथ में अपने पड़ोसी पर अटैक किया। कई अमेरिकन ऑफिशियल्स को डर था कि दुनिया पर कब्जा करने के लिए कम्युनिस्ट कैंपेन में यह पहला कदम था और उनका मानना था कि नॉन इंटरवेंशन का कोई ऑप्शन नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कोरिया में अमेरिकन मिलिट्री फोर्स भेजी, लेकिन कोरियन वॉर डेड एंड की सिचुएशन में पहुंच गया और साल 1953 में एंड हो गया। साल 1955 में यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के अन्य मेंबर्स ने वेस्ट जर्मनी को नाटो का मेंबर बनाया और उसे फिर से रीमिलिटराइज करने की परमिशन दी। इसका जवाब सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट के साथ दिया, जो सोवियत यूनियन, अल्बानिया, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन था, जिसने सोवियत यूनियन के मार्शल इवान एस कोनेव के अंडर एक यूनिफाइड मिलिट्री कमांड की सेटअप किया। इसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हुए। 1960s की दशक की शुरुआत में प्रेसिडेंट कैनेडी को अपने ही हेमिस्फीयर में कई ट्रबलिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा। 1961 में पिक की खाड़ी पर आक्रमण और अगले साल कुवान मिसाइल क्राइसिस ने यह प्रूव कर दिया कि रियल कम्युनिस्ट खतरा अब अनस्टेबल है। ये वियतनाम से ज्यादा क्लियर कहीं नहीं था, जहां फ्रेंच कॉलोनियल रेजिम के कोलैप्स होने के कारण साउथ में अमेरिकन सपोर्टिव नेशनलिस्ट नॉर्थ डिन डैम और नॉर्थ में कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट हो चिंग मिंग के बीच काफी स्ट्रगल हुआ था। 1950s के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स इस रीजन में एक एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के सर्वाइवल के लिए कमिटेड था और 1960s के दशक के शुरुआत तक अमेरिकन लीडर्स को यह क्लियर था कि यदि उन्हें कम्युनिस्ट एक्सपेंशन को सक्सेसफुली रोकना है तो उन्हें एक्टिवली इंटरफेयर करना होगा। हालांकि जिसका इरादा सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन का था, वो 10 साल के कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने पोजीशन संभालते ही इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक नया अप्रोच लागू करना शुरू कर दिया। पूरे दुनिया को एक शत्रुतापूर्ण जगह के रूप में देखने की बजाय उन्होंने सजेशन दिया कि ज्यादा से ज्यादा पोल बनाने के लिए मिलिट्री एक्शन के बजाय डिप्लोमेसी का यूज क्यों न किया जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को कम्युनिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट को मान्यता देने के लिए एनकरेज किया और 1972 में वहां के ट्रिप के बाद बीजिंग के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना शुरू किया।
एट द सेम टाइम उन्होंने सोवियत यूनियन के प्रति रिलैक्सेशन पॉलिसी अपनाई। 1972 में उन्होंने और सोवियत प्राइम मिनिस्टर लियोनिड ब्रेजनेव ने स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साइन किए, जिसने दोनों साइड के न्यूक्लियर मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी और न्यूक्लियर वार के सालों पुराने खतरे को कम करने की दिशा में एक कदम उठाया। निक्सन के एफर्ट के बावजूद प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के अंडर कोल्ड वॉर फिर से गर्म हो गया। अपनी पीढ़ी के कई नेताओं की तरह रीगन का मानना था कि कहीं भी कम्युनिज्म की प्रसार से हर जगह फ्रीडम का खतरा है। एज ए रिजल्ट उन्होंने दुनिया भर में एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और विरोधियों को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए काम किया। हालांकि जब रीगन ने सेंट्रल अमेरिका में कम्युनिज्म से लड़ाई लड़ी, तभी सोवियत यूनियन बिखर रहा था। यूएसएसआर में सीवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम और ग्रोइंग पॉलिटिकल उफान के जवाब में प्राइम मिनिस्टर मिखाइल गोर्बाचेव ने साल 1985 में पोजीशन संभाला और 2 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए, जिन्होंने बाकी दुनिया के साथ रशियन रिलेशनशिप को फिर से रिडिफाइन किया। ईस्टर्न यूरोप में सोवियत इन्फ्लुएंस कम हो गया और साल 1989 में रीजन के हर दूसरे कम्युनिस्ट स्टेट अपनी गवर्नमेंट को नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से बदल दिया। उसी साल नवंबर में द बर्लिन वॉल, जो दशकों से चली आ रही कोल्ड वॉर का सबसे विजिबल सिंबल थी, फाइनली डिस्ट्रॉय कर दी गई और साल 1991 तक सोवियत यूनियन खुद ही टूट चुका था और कोल्ड वॉर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोल्ड वॉर के बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। नमस्कार।